हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मिरर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति लेकर के आया हूं। और आपको मैं इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट से अवगत कराऊंगा ताकि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और अगर आपने इससे पहले के चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाली है इस वीडियो में। और अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देख लिया तो इससे रिलेटेड आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में, बात करते हैं प्रारूप समिति की। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये होता है कि प्रारूप समिति क्या थी, आखिर क्यों गठित किया गया था प्रारूप समिति को। तुमने आपको बताया था कि संविधान सभा के तहत बहुत सारी समितियों का गठन हुआ था, जैसे संघ शक्ति समिति थी, संघ संविधान समिति थी, प्रक्रिया समिति थी, रियासत समिति थी, है ना, प्रारूप समिति थी। तो उसमें हम इन सब बहुत सारी समितियां थी, उनमें हम प्रारूप समिति का डिस्कशन करेंगे कि प्रारूप समिति क्यों बनाई गई थी, इसका क्या रीज़न था, क्या कारण था इसका बनाने का। तो इसका प्रारूप समिति बनाने का निम्नलिखित मात्र एक कारण था, निम्न मात्र एक कारण था। वो कार्य था नए संविधान के प्रारूप को तैयार करना। इस प्रारूप समिति का कार्य क्या था? नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। तो प्रारूप समिति की गठन क्यों किया गया था, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कि नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। अब बात आती है इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके सदस्य कितने थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। इसके कुल कितने सदस्य थे? 7। और अध्यक्ष कौन था? तो बी आर अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतनी बात याद रखेंगे कि संविधान क्या बोलते, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। बात याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7, यानी एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। क्या थे? एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य, टोटल मिलाकर के 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। इसका कार्य क्या था? तो नए संविधान का जो था वो प्रारूप तैयार करना, एक तरीके स्ट्रक्चर, उसकी वेशभूषा, क्या उसमें होगा क्या नहीं होगा, ये सब तैयार करना प्रारूप समिति का एक तरीके से कार्य था। ठीक है, उसके लिए कुल बैठकें कितनी हुई थी? तो कुल 141 बैठकें हुई थी प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 141 बैठकें हुई थी प्रारूप समिति की। आप ये भी याद रखेंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। इसमें अम्बेडकर, इसका अध्यक्ष कौन था? तो बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। कार्य क्या था इसका? तो नए संविधान का प्रारूप तैयार करना इसका कार्य था। कुल कितनी बैठकें हुई थी इसके लिए? तो 141 बैठकें हुई थी। आप इस वीडियो के साथ बने रहें, आपको पूरा उसमें कुछ भी देखना नहीं, कुछ भी याद नहीं करना, आप केवल ध्यान से सुने, आपको सब बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में, बात करते हैं इसमें अन्य सदस्यों की। भाई हमने कहा कि इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे? तो उनकी बात करेंगे तो इसमें से 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष तो आपको पता है बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, अब 6 अन्य सदस्य कौन थे तो उनकी बात कर लें। तो ये जो 6 अन्य सदस्य थे, पहले एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे के एम मुंशी, चौथे एन माधव राव जो कि बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। ठीक है, इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण एन माधव राव ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिसके कारण बी एल मित्र जो थे उनके स्थान पर नियुक्त हुए थे। टी कृष्णामाचारी थे। अब याद रखिएगा, टी कृष्णामाचारी अलग हैं और वी कृष्णामाचारी अलग हैं। जो वी कृष्णामाचारी हैं वो संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एस.सी. मुखर्जी और वी कृष्णामाचारी। ये टी हैं, वो वी हैं, ये याद रखिएगा आप। ठीक, और ये वर्ष 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इन्हें नियुक्त किया गया था। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद टी कृष्णामाचारी को उनके स्थान पर नियुक्त कर दिया गया था। और बी एल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था, उनके स्थान पर एन माधव राव आ गए थे। ठीक है, और तो 6वें सदस्य कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। तो आप ये सदस्य थे, अन्य सदस्य। ये नाम छन्ने जो 6 सदस्य हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन नामों से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। छोटे मोटे एग्जाम में यही पूछा जाता है, बताइए इनमें से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था, या इनमें से प्रारूप समिति का सदस्य कौन था, तो ये पूछा जाता है। तो आपसे बात होती है कि बताइए कि ये सदस्य आप याद कैसे करेंगे। अभी तो मैंने बता दिया, 6 सदस्य गिना दिए कि एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर अय्यर, के एम मुंशी, एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला।
तो याद रखना बहुत कठिन नहीं है, आपको एक ट्रिक बता देते हैं जिससे याद रखेंगे। आपको पता है कल जन्माष्टमी का त्यौहार है, और जन्माष्टमी में किसको पूजा जाता है? भगवान कृष्ण को। किसको पूजा जाता है? भगवान कृष्ण को पूजा जाता है। तो जो ये जो प्रारूप समिति के जो 6 अन्य सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य जो हैं, ये नाम है मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग से थे। ये मुस्लिम लीग से थे, ठीक है, ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे मोहम्मद सादुल्ला। तो बच्चे कितने? 5। ये 5 जो थे वो हिंदू धर्म के थे, ठीक है, और ये सब जानते, सब भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अब उन्हीं के कृष्ण जी के नाम पर ही इन सबके नाम है। जैसे देखो, एन गोपाल स्वामी अयंगर। अब गोपाल किसे बोला जाता है? लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण को ही बोला जाता है। दूसरे हैं कृष्ण स्वामी अय्यर। अब कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण जिसका नाम है, भगवान कृष्ण को ही बोला जाता है। सीधे से डायरेक्टली नाम निकल के आ रहा है कि कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद के एम मुंशी। के एम का मतलब होता है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। के एम मुंशी का मतलब है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो ये देखो, ये भी हो गया काम कृष्ण जी के नाम। कन्हैया किसको बोला जाता है? कृष्ण जी को बोला जाता है। उसके बाद एन माधवराव। माधव किसको बोला जाता है? तो माधव भी कृष्ण जी को ही बोला जाता है। आपको पता होगा कि महाभारत अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो अर्जुन थे वो भगवान कृष्ण को माधव कहकर ही पुकारते थे, ठीक है। तो माधव भी भगवान कृष्ण का नाम हो गया। दूसरा 5वां जो क्या है? टीटी कृष्णामाचारी। सीधे सीधे क्वेश्चन मतलब नाम में ही निकल रहा कृष्णामाचारी। तो ये 5 से याद रखेंगे। कौन कौन से? आप गोपाल स्वामी अय्यर, और उसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णामाचारी, 3 तो सीधे सीधे नाम हो गए। उसके बाद एन माधवराव हो गए। उसके बाद कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हो गए। तो 5 जो हैं भगवान कृष्ण के नाम। आपको याद रखने के लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, आपसे ऑप्शन में लिखा होगा, आपको पहचानना होगा। तो अगर आपके मन में ये बात है कि ये कृष्ण स्वामी अय्यर, अगर आपने नाम सुना है इनके, अगर आपने इनको क्वेश्चन अपनी ट्रिक से रिलेट कर दिया है, तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे कृष्ण जी के नाम से। जो 5 सदस्य थे वो कृष्ण जी के नाम पर थे, और एक सदस्य हैं मात्र मोहम्मद सादुल्ला, उनको याद रखना है, ये मुस्लिम लीग से थे। और ये टीटी कृष्णामाचारी जो थे वो कांग्रेस से थे। ये टीटी कृष्णामाचारी जो थे वो कहाँ से थे? तो वो कांग्रेस से थे। और मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग से थे। बाकी 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। 6 मतलब ऐसे नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो एक एक ले लिया गया था पार्टी से, एक कांग्रेस की पार्टी से, एक मुस्लिम लीग की पार्टी से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। तो अन्य सदस्य कितने हो गए? टोटल 7 सदस्य थे। उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे, ठीक है। 6 अन्य सदस्य कौन से थे? तो एक कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, गोपाल स्वामी अय्यर हो गए, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हो गए, एन माधवराव हो गए, टीटी कृष्णामाचारी हो गए। आप पूरे पूरे नाम नहीं याद सकते हैं, आप ऐसे याद रखिए, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव की जगह माधवराव याद रखिए, ठीक। गोपाल स्वामी याद रखिए, कृष्ण स्वामी याद रखिए, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी याद रखिए, माधवराव याद रखिए। कुछ भी डायरेक्टली याद रखिए। आप कुल मिला के आपको क्वेश्चन ऑप्शन में गलत नहीं होना चाहिए। मैटर ये है कि ऑप्शन में आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। और 6वें जो हैं वो मोहम्मद सादुल्ला है, मुस्लिम लीग से संबंधित। तो माँ से मुस्लिम और माँ से मोहम्मद सादुल्ला आप रिलेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक। इसको माइंड में रखना है आपको। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इसका कार्य था नए संविधान का प्रारूप तैयार करना, ठीक है। और इसके लिए कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो इसके लिए कुल 141 बैठकें हुई थी, ठीक। इतनी बात आपको हमने बता दी है डिटेल में। इसके लिए 141 बैठकें हुई थी, और ये इतना है, इनके अन्य सदस्य थे। अब बात कर लेते हैं अन्य डिटेल में, थोड़ा इसकी चलते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर आप डिटेल पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं इसके विषय में, ठीक है। तो बात करते हैं। अब जो प्रारूप समिति बनी थी, इसने अपना प्रथम प्रारूप जो सौंपा वो फरवरी 1948 को अपना प्रथम प्रारूप सौंपा। और इसके लिए 8 माह का समय दिया गया चर्चा के लिए। जो प्रथम प्रारूप आया, जो संविधान बन के आया, वो प्रथम प्रारूप जिसका प्रस्तुत किया गया, उसके लिए 8 महीने का समय दिया गया कि 8 महीने आप उस पर डिटेल में चर्चा कर लीजिए। और 8 महीने बाद दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948, फरवरी में 8 महीने के बाद आ जाओगे तो अक्टूबर आ जाएगा। तो अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप आया। फिर उस पर डिटेल में चर्चा होती रहेगी कि इसमें ये नहीं सही होना चाहिए, या ये हटा दो, या इसकी जगह पे ये कर दो, इसको संशोधित कर दो, ठीक है। इसमें ये सही होना चाहिए, इसमें ये गलत है, जो भी सब मतलब ये एक तरीके से सबके अपने अपने सुझाव आ रहे थे, ठीक। तो उसी क्रम में इसका जो अंतिम प्रारूप आया था वो 4 नवंबर 1948 को आया था। ये डिटेल में ये इसको जानना जरूरी है कि अगर संविधान सभा का जो क्या बोलते हैं प्रारूप समिति का, संविधान सभा का नहीं, प्रारूप समिति का जो अंतिम प्रारूप जो आया वो 4 नवंबर 1948 को आया। और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। इसके लिए 5 दिनों तक आम चर्चा हुई और संविधान को पहली बार डिटेल में पढ़ा गया, ठीक। जब पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया, तो उसके बाद इस पर दोबारा चर्चा करने के लिए 15 नवंबर 1948 को पुनः इसके लिए चर्चा शुरू हुई। और इस पर क्या हुआ, इस बार इसमें खंडवार मतलब एक तरीके से
पार्ट वाइज इस पर डिटेल में चर्चा की गई और 17 अक्टूबर 1939 तक ये 49 तक ये चर्चा चलती रही। लगभग 11 माह, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये जो दूसरी बार चर्चा हुई संविधान पर, ये जो अंतिम प्रारूप आया 4 नवंबर 1948 को, इस पर क्रम बाकायदा डिटेल में 5 दिन तक इस पर चर्चा चली, इसे डिटेल में पढ़ा गया। उसके बाद इस पर दूसरी चर्चा जो हुई वो 15 नवंबर 1948 से शुरू हुई और 17 अक्टूबर 1949 तक चलती रही। इस अवधि में, मतलब ये जो 11 माह का जो बीच में समय था, इस अवधि में 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। लोगों ने अपने अपने विचार दिए कि इसमें ये संशोधित कर देना चाहिए, इसमें इसको ये इम्प्रूव कर देना चाहिए, इसमें ये हटा देना चाहिए, ये सब अपने अपने विचार थे। तो इस प्रकार 7,653 संशोधन आए, जिनमें से केवल 2473 पर ही सभा में चर्चा हो पाई। आप याद रखेंगे कि 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 2473 पर ही चर्चा, मतलब 1/3, एक तरीके से 1/3 पर ही चर्चा हो पाई थी। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप डिटेल में थोड़ा आप याद रख लेंगे तो इसमें कुछ चला नहीं जाएगा आपसे, और आपके इसके विषय में आपको डिटेल में थोड़ा पता भी रहेगा कि कैसे क्या हुआ था। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। कह रहा संविधान में दूसरी बार चर्चा हो गई थी कि एक तरीके से 15 नवंबर से चालू हो गई थी। 15 नवंबर 1900 एक तरीके से 48 से 15 नवंबर 1948 से चालू हुई, 17 अक्टूबर 1949 तक चलती रही। और उसी क्रम में कह रहा 14 नवंबर 1949 को, अक्टूबर को बीत गया, उसके बाद तीसरी बार जो मतलब चर्चा चालू हुई वो 14 नवंबर 1949 को चर्चा चालू हुई। और इस बार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक बिल पेश किया, और मतलब एक तरीके से बिल को प्रस्तुत किया। तीसरी बार जब 14 नवंबर, देखो जैसा नवंबर ही चल रहा है, पहले 4 नवंबर से चर्चा हुई, फिर 15 नवंबर 1948 से चर्चा स्टार्ट हुई, 17 अक्टूबर 1949 तक चलती रही। उसके बाद तीसरी चर्चा 14 नवंबर 1949 से चालू हुई। ठीक है, और जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक बिल पेश किया, जिसे संविधान कह रहा जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। कह रहा कि संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को, कौन से, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, जो B.R. अम्बेडकर के द्वारा पेश किया गया, इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, एक तरीके से पारित घोषित कर दिया गया। और जब इसे पारित घोषित किया गया तो संविधान सभा में जो कुल 299 सदस्य थे, उनमें से 284 सदस्य जो कि उस समय उपस्थित थे, उन्होंने उस पर बिल पर हस्ताक्षर किए। तो आप इतनी बात याद रखेंगे कि इसके लिए जो चर्चाएं हुई वो फरवरी 1948 में प्रथम प्रारूप आया, द्वितीय प्रारूप 19 अक्टूबर 1948 में आया, जो तृतीय प्रारूप आया वो 4 नवंबर 1948 को आया। और उसके बाद दोबारा इस पर जो चर्चा हुई, 5 दिन तक आम चर्चा चलती रही। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक कंटिन्यू चर्चा चलती रही, जिसमें से करीब 7600 संशोधन आए, जिसमें से 2400 लगभग 73 संशोधनों पर चर्चा हुई। ठीक है, और जो 14 नवंबर 1949 से जो विचार होना शुरू हुआ, उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बिल पास किया। ठीक है, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। और इस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। आप ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आपको आगे बात करते हैं। B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता, मैंने पहले ही बताया है कि B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, आपसे मैं पूछता हूं कि क्यों कहा जाता है, तो आपको मैं बता दूं, इनको संविधान का पिता इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने संविधान लिखा था, लिखा तो नहीं था, लिखा तो प्रेम बिहारी रायजादा जी ने था। ठीक है, या इन्होंने ही केवल संविधान को डेवलप किया अकेले, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं, इन्हें संविधान का पिता इसलिए कहा जाता क्योंकि प्रारूप समिति जो इस संविधान का प्रारूप डिस्कस कर रही थी, जो संविधान का प्रारूप तय कर रही थी कि क्या इसकी वेशभूषा क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा का एक तरीके से संविधान का पिता कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता किस लिए कहा जाता है, तो B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रारूप समिति जो कि संविधान का प्रारूप निश्चित कर रही थी, उसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। और दूसरी बात, B.R. अम्बेडकर को आधुनिक भारत के मन की भी संज्ञा दी जाती है। आप याद रखेंगे, B.R. अम्बेडकर को आधुनिक भारत के मन की संज्ञा दी जाती है। आपको इतनी बात डिटेल में समझ में आ गई होगी, फिर से समझ लीजिए आप कि
जो इसका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसका गठन किस लिए किया गया था, तो नए संविधान के लिए प्रारूप तैयार करना था। इसके लिए 141 बैठकें हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे B.R. अम्बेडकर थे। इसमें कुल सदस्य संख्या 7 थी, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। तो 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो आप याद रखेंगे, एक कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, उसके बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हो गए, N. माधवराव हो गए, टी कृष्णामाचारी हो गए, और एक मोहम्मद सादुल्ला हो गए जो कि मुस्लिम लीग से थे, और टी कृष्णामाचारी जो कि कांग्रेस से थे। ठीक, ये 6 अन्य सदस्य हो गए तुम्हारे। ठीक, और B.R. अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे, मिला दोगे तो टोटल कुल 7 सदस्य हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसके लिए 141 बैठकें हुई थी। और हमने बताया कि इसकी चर्चा के लिए जो अंतिम प्रारूप पेश हुआ था वो 4 नवंबर 1948 को पेश हुआ। 5 दिन तक इस पर बाकायदा संविधान को पहली बार 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। 5 दिन तक इस पर चर्चा हुई। फिर 15 नवंबर 1948 इस पर दूसरी बार डिस्कशन चालू हुआ। जो 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार डिस्कशन चालू हुआ वो लगभग 11 माह यानी 17 अक्टूबर 1949 तक कंटिन्यू चलता रहा। इसके बीच 7,655 कुछ क्या बोलते हैं कि प्रस्ताव आए थे, 53, और इसमें से 2473 पर डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो ये डिटेल हो गई इसकी। और B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा का पिता और आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। संविधान सभा का पिता क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बताया, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो कि संविधान के प्रारूप को निश्चित कर रही थी, इसीलिए इन्हें संविधान सभा का पिता कहा जाता है। और संविधान B.R. अम्बेडकर ने 14 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बिल पास्ड प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को मतलब एक तरीके से प्रस्ताव मतलब पूर्ण रूप से इसे घोषित कर दिया गया, इस प्रस्ताव को, या पारित कर दिया गया। और इस पर जो पारित कर दिया गया कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे, तो आपको बता दें संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य कितने थे, तो 389 सदस्य थे संविधान सभा में। कितने थे, 389 सदस्य थे। उसमें से 296 मैंने बताया था ब्रिटिश प्रांत से थे, और 93 सीटें जो थी देशी रियासतों से थी। तो 296 सीटें जो ब्रिटिश प्रांत से थी उसमें पूछ रहा है कि संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे, तो संयुक्त प्रांत। आपको पता संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और ये संयुक्त उत्तराखंड ये सब मिले सम्मिलित रूप था। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे। तो आपके बता दें सर्वाधिक सदस्य आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा क्या मतलब एग्जाम में पूछता ही है कि बताइए संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे, तो 55 ये किस प्रांत से थे, संयुक्त प्रांत से थे। और संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस रियासत से थे, तो मैसूर रियासत से थे। और कितने थे, तो 7 थे, ये भी याद रखेंगे। रियासत की बात पूछेगा तो मैसूर, और जब प्रांत की बात पूछेगा तो क्या बोलते हैं, ऐसे पूछेगा कि सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे, तो संयुक्त प्रांत से थे। आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन है, तो आपको बताया भारतीय संविधान को लिखने वाले, पूछा जाए भारतीय संविधान को लिखा किसने था, तो प्रेम बिहारी रायजादा जी ने भारतीय संविधान को लिखा था। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी रायजादा जी ने भारतीय संविधान को लिखा था। एक उसके बाद ग्रेनविले ऑस्टिन, ये बात कर ले, अमेरिका के इतिहासकार हैं और भारतीय संविधान के विषय में इन्होंने एक तरीके से लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए कि किस इतिहासकार ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो आप नाम याद रखेंगे, ग्रेनविले ऑस्टिन, ये अमेरिका से थे और उन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। क्यों कहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए संविधान सभा में कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। ठीक है, मुस्लिम लीग का था लेकिन उतना नहीं, सबसे बड़ा प्रभुत्व जो था वो कांग्रेस का था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या था, भारत था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम करके आका है, यह कथन किसने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। अब बात करें अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, आपको पता है कि जिस जाति की या जिस समुदाय की जनसंख्या बहुत कम होती है उसे हम अल्पसंख्यक में काउंट करते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिस जाति अथवा समूह की या समुदाय की जनसंख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, मतलब जिन भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम करके आका है, यह कथन किसका था, तो आइवर जेनिंग्स का था। ये दोनों कथन याद रखेंगे, ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था, या आइवर जेनिंग्स ने कहा था। दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड हैं। सीधे से पूछ देगा, बताइए संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कथन किसका है, या ग्रेनविले ऑस्टिन का था। या पूछ देगा, बताइए ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के विषय में क्या कहा है, तो आपको जवाब होगा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ऐसा उन्होंने कहा था।
ठीक है। उसके बाद पूछेगा भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम करके आका है, यह कथन किसका था? तो यह कथन आइवर जेनिंग्स का था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गांधी जी का सुझाव था, गांधी जी आपको पता है कि गांधी जी का सुझाव था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद आईएनसी को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना। 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और जिसमें किसी भी भारतीय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक, ये संविधान 1922 में गांधी जी ने कहा था। तो उसके बाद गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी का सुझाव था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद आईएनसी, आईएनसी समझते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इसकी एक तरीके से इसको समाप्त कर देना चाहिए। और आईएनसी की स्थापना किसने की थी? एवो ह्यूम ने की थी, आप याद रखेंगे, एवो ह्यूम। ठीक है, ये कांग्रेस के क्या हैं? पिता हैं। ठीक है, तो गांधी जी का सुझाव था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद आईएनसी को एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए। वो इसलिए कह रहे थे कि उनका कार्य क्या था? कांग्रेस का कार्य था मेनली संविधान निर्माण करना। संविधान निर्माण हो गया है तो इसको एक रूप से राजनीतिक दल के रूप में पूर्ण रूप से इसे भंग कर देना चाहिए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात कर लें कि मूल संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूची थी, कितने अनुच्छेद थे। तो आपको बता दें, मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए मूल संविधान में भाग कितने थे? तो 22 थे। अनुसूची कितनी थी? 8 थी। और अनुच्छेद कितने थे? 395। ठीक, वर्तमान में तो 22 भाग के बजाय 25 भाग हो गए हैं, 8 अनुसूची के बजाय 4 अनुसूची हो गई हैं, 395 अनुच्छेद के बजाय 465 अनुच्छेद हो गए। कैसे हो गए तो आपको बताते हैं हम डिटेल में थोड़ा। ये 1991 में हुआ क्या? 1991 में हुए विभिन्न संशोधनों से 20 अनुच्छेद और एक भाग 7, एक भाग हटाया गया। उस भाग का नाम क्या था? भाग 7 को हटा दिया गया। मतलब 1991 में 20 अनुच्छेद कम कर दिए गए और एक भाग जो कि भाग 7 है इसको हटा दिया गया। तो सोचो, एक 20 अनुच्छेद कम कर दिए गए तो 395 में 20 अनुच्छेद घटा दो, कितने बचे? तो 375 अनुच्छेद बचे। कितने बचे? 375 अनुच्छेद बचे। एक भाग हटा दिया तो भाग कितने बचे? 21 भाग बचे अब। ठीक, हटा दिया गया। और उसके बाद इसमें 90 अनुच्छेद और जोड़े गए तथा 4 भागों तथा 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। मतलब 8 अनुसूची थी, इसमें 4 अनुसूची जोड़ दी गई तो टोटल अनुसूची कितनी हो गई? 12। ठीक है, 90 अनुच्छेद जोड़ दिए गए तो 395 थे, 20 कम कर दिए गए, 375 बचे थे। 95 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 465 अनुच्छेद हो जाएंगे टोटल। ठीक है, और 4 भाग यानी 20 भाग थे पहले, एक कम कर दिया गया था भाग 7, तो 21 भाग बचे थे। 4 भाग ऐड कर दोगे, 21 4 25 भाग हो जाएंगे आपके। तो आपको ये डिटेल में बता दिया। ये देख लीजिए, वर्तमान में 2016 से जो है वो कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। 8 अनुसूचियां थी वर्तमान में, तो 12 अनुसूचियां हो गई, 495 अनुच्छेद हो गए। और नए भाग जो जोड़े गए वो कौन कौन से थे? एक 4 का जोड़ा गया, 9 का जोड़ा गया, 9 खा जोड़ा गया और 14 का। ये 4 नए भाग जोड़े गए। 21 भाग बचे थे, जो 4 नए भाग जोड़े गए वो 4 का, 9 खा और 14 का, ये 4 भाग थे। तो ये डिटेल में इतना आपसे नहीं पूछेगा कौन कौन से भाग नए जोड़े गए। तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि वर्तमान में कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? 25 भाग हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो लगभग 465 अनुच्छेद हैं। टोटल कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मूल संविधान में क्या था? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। तो आपसे जब मूल संविधान के विषय में पूछेगा तो आप ये बताएंगे, जब आप वर्तमान में पूछेंगे तो आप फिर ये बताएंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आशा करते हैं आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी और पूरा आप याद भी हो गया होगा आपको कि अब मेन जो पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जाते, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता। बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको जो एग्जाम में आते हैं। और प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे? 6। और कौन कौन से थे? तो आप याद रखेंगे, हमने बताया, पूरी जरूरी नहीं पूरा नाम आप याद रखें। एक कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, है ना, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, और क्या बोलते हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और एन माधवराव हो गए, TT कृष्णामाचारी हो गए। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला हो गए। मोहम्मद सादुल्ला जो कि मुस्लिम लीग से थे और TT कृष्णामाचारी जो कि आपके कहाँ से थे, क्या बोलते हैं, कांग्रेस से थे। TT कृष्णामाचारी BL मित्र के स्थान पर आए थे। BL मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था जिसके चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उनकी जगह पर TT कृष्णामाचारी आ गए थे। और उसके बाद जो मोहम्मद क्या बोलते हैं, अरे सॉरी,
टीटी गलत बता गए, टीटी कृष्णामाचारी जो थे वो डीपी खेतान 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, उनके स्थान पर आते हैं। और जो बीएल मित्र हैं वो बीएल मित्र के स्थान पर जो आते हैं एन माधवराव। बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उसकी जगह पर एन माधवराव आ जाते हैं। तो ये 6 सदस्य हो गए, आप याद रखेंगे। और यही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही महत्वपूर्ण आपसे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष का नाम क्या था, या वो कब गठित हुई थी, या उसके सदस्य इनमें से कौन सा सदस्य है या नहीं है, ठीक है, या मूल संविधान में कितने भाग थे या नहीं थे, ये पूछा जाता है। मोस्टली एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है। और संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक, जब अंगीकृत किया गया तो इस पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का पिता कहा जाता है और आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपने इतना वीडियो अगर ध्यान से देख लिया, अगर समझ लिया, तो आपके आने वाले भी किसी भी एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जिसे आप ज्वाइन कर इसके पीडीएफ ले सकते हैं इसकी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।